अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था रेजिस्टेंस एक्सरसाइज चैप्टर 6। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम। ये डिटर्मिनेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं और वाइवा में तो मस्ट पूछे जाते हैं। इसलिए आपने इन डिटर्मिनेंट्स को जो टेबल दिया हुआ है गिवन है बुक के अंदर, उस वहाँ से अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर कर लेना है। तो डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम को स्टार्ट करवाने से पहले एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको इन डिटर्मिनेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, इन डिटर्मिनेंट्स को हम आगे जाके देखेंगे कि आपको एंड पे समझ आ जाएगी कि क्यों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है अलाइनमेंट आ जाती है। ये डिटर्मिनेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलाइनमेंट कह सकते हैं इसको या फिर पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी। अब इसके दो पर्पजेज होते हैं। एक तो यहाँ फिर हमने स्ट्रेंथन कराना होता है स्पेसिफिक मसल ग्रुप को, या फिर हमने सेकंड आ जाता है कि अवॉइड करनी होती हैं सब्सटीट्यूट मोशंस। अब अलाइनमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जांपल अगर हमने पेशेंट आया है, ठीक है, उसकी हमने एबडक्शन को इम्प्रूव करना है, तो अब हम उन मसल्स को, बॉडी को इस तरह अलाइन करेंगे कि सिर्फ जो एबडक्टर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो सके और वो ही सिर्फ अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये हो जाती है अलाइनमेंट। और दूसरा आ जाता है इसका जो पर्पज़ है अवॉइड करनी है सब्सटीट्यूट मोशंस। सब्सटीट्यूट मोशंस अब कौन सी ऐसी मोशंस होती हैं कि जब हम गलत अलाइनमेंट के अंदर करेंगे तो जो इर्द गिर्द के मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्राइम मूवर बन जाते हैं, और जो स्पेसिफिक मसल का हमें एक्शन रिक्वायर्ड होता है ना, वो नहीं आ पाता। तो उसकी वजह से क्या होती है, कंपनसेटरी मूवमेंट पैटर्न्स होने लग पड़ते हैं और इनको अवॉइड करना होता है हमने इन सब्स्टिट्यूट मोशंस को। किसके थ्रू करना होता है? प्रॉपर अलाइनमेंट करके बॉडी की। तो बेसिकली ये था अलाइनमेंट। और मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि सब्स्टिट्यूट मोशंस का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये ग्लूटियर रीजन है और ये ग्लूटियस मीडियस मसल है। अब ग्लूटियर रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स होते हैं, इनको मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ। मेरा कंसर्न है सिर्फ ग्लूटियस मीडियस के साथ, तो मैंने सिर्फ उसको ही मेंशन किया है। तो बेसिकली ये आ जाता है ग्लूटियस मीडियस मसल। ठीक है, अब हमने ग्लूटियस मीडियस को, पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आया? पेशेंट की अबडक्शन नहीं अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रही, ठीक है, और वो अबडक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो पेशेंट की कंप्लेन क्या है कि वो अबडक्शन नहीं कर पा रहा। अब हमारा फोकस है कि हमने पेशेंट की अबडक्शन को इम्प्रूव करना है। पेशेंट की अबडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम उन मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे जो कि अबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। और अबडक्शन जो हिप रीजन की करवा रहा होता है वो कौन सा मसल होता है? वो होता है ग्लूटियस मीडियस मसल। तो ग्लूटियस मीडियस जो होता है इसका तब प्रॉपर एक्शन आएगा जब हिप और जो नी है वो एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर होंगे। तो पेशेंट को हम कहेंगे कि वो उसने अपनी हिप और जो नी है उसको एक्सटेंड ही रखना है और उसने एबडक्शन करनी है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। हम उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे और वो अगेंस्ट मूव करेगा। तो बेसिकली ये क्या होगा? ग्लूटियस मीडियस एक्सटेंशन के अंदर प्राइम मूवर बनता है। इसका प्रॉपर एक्शन आता है जब हिप और नी एक्सटेंडेड होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर पेशेंट गलत अलाइनमेंट के अंदर एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या करेगा? थोड़े दिनों बाद आ जाएगा, डॉक्टर साहब मेरे ना जो मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मुझे तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आई। तो आपने उसकी सबसे पहले ये देखना है कि वो किस अलाइनमेंट के अंदर एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है, कि वो सही भी कर रहा है एक्सरसाइज के, गलत पोजीशनिंग के अंदर वो कर रहा है। तो फिर हम पेशेंट की पोजीशनिंग चेक करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अगर तो पेशेंट गलत पोजीशनिंग के अंदर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पहले क्या था, उसने क्या इम्प्रूव करनी थी? पेशेंट ने अबडक्शन इम्प्रूव करनी थी। ठीक है, ये हमारा गोल है कि हमने उसकी अबडक्शन इम्प्रूव करनी है क्योंकि पेशेंट कंप्लेन अबडक्शन के लेके आया। अब पेशेंट अगर गलत पोजीशनिंग के अंदर कर रहा है तो क्या होगा? ग्लूटियस मीडियस प्राइम मूवर नहीं बनेगा, बल्कि इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो प्राइम मूवर बन जाएंगे और वो सब्स्टिट्यूट मोशंस करने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट की जो गोल है हमारा के एबडक्शन इम्प्रूव करने का, वो नहीं इम्प्रूव हो पाएगी। तो जब पेशेंट फॉर एग्जांपल
अगर तो पेशेंट क्या कर लेता है, अपनी हिप को फ्लेक्स कर लेता है, ठीक है, अपने हिप की फ्लेक्शन कर लेता है, नी उसकी एक्सटेंडेड है, ठीक है, सिर्फ वो क्या करता है कि अपनी हिप को फ्लेक्स कर लेता है। तो जब हिप को फ्लेक्स कर लेता है तो उस टाइम पे जो टेंसर फेशिया लेटा मसल होता है वो प्राइम मूवर बन जाता है, ठीक है। ये कौन सा फेशिया है? ये है टेंसर फेशिया लेटा, ठीक है। तो ये प्राइम मूवर बन जाएगा, ये कंपनसेटरी मूवमेंट्स परफॉर्म होने लग पड़ेगी पेशेंट के अंदर, और गलत अलाइनमेंट की वजह से। और पेशेंट क्या कर रहा होगा, वो फ्लेक्स करके अपनी जो हिप है उसको ठीक है, उसको एबडक्ट कर रहा होगा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो इस तरह क्या होगा कि टेंसर फेशिया लेटा जो होगा वो बन जाएगा प्राइम मूवर। इसलिए अलाइनमेंट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी टाइप की आपने एक्सरसाइज करवानी है तो इसका फिजियोथेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि किस अलाइनमेंट के अंदर कौन सा मसल जो होता है वो प्राइम मूवर होता है, और कौन सी हमने यानी कि इम्प्रूवमेंट लानी है पेशेंट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि अलाइनमेंट और ग्रेविटी का भी जो होती है ना, ये भी आपस में को रिलेटेड होती हैं। हमें ये भी देखना होता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है पेशेंट के अंदर और इसको किस तरह नलीफाई करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या करवानी है, मेरा क्या पर्पज़ है कि मैंने एबडक्शन इम्प्रूव करवानी है पेशेंट के अंदर। तो मैं क्या करवाऊंगी, मैंने रेजिस्टेंस के तौर पर कफ वेट पहना दिया पेशेंट को इस लेग के ऊपर, ठीक है। ये पेशेंट को मैंने कफ वेट पहना दिया। अगर तो पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर होगा और उसको मैंने ये कफ वेट पहना दिया और मैं अब उसको रेजिस्टेंस ये एज अ रेजिस्टेंस में अप्लाई कर रही हूँ कफ वेट, ठीक है। मैंने तो पेशेंट स्टैंडिंग के अंदर है, पेशेंट आपके पास आगे कंप्लेंट के साथ आया है, उसके मसल जो है वो पहले से ही वीक है। तो पेशेंट क्या करेगा, एक तो कफ वेट है इसके ऊपर, दूसरा क्या हो रहा होगा, दूसरी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, वो होगी ग्रेविटी। तो पेशेंट को इन दोनों फोर्सेस के अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा। उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो थी एज मैंने तो अप्लाई की है कफ वेट, लेकिन ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है, उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो पेशेंट के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इस स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर इस रेजिस्टेंस लोड के अगेंस्ट मूव करना। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो पेशेंट है ना उसको कम से कम एफर्ट करनी पड़े, क्योंकि उसके आगे ही मसल वीक होते हैं तो उसको टीयर के चांसेस ना हो जाए उसके अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि किस अलाइनमेंट के अंदर ग्रेविटी नलीफाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने अज्यूम कर लेना है कि जो पेशेंट है ना वो क्या है, वो अगर साइड लाइन के अंदर मैं उसको लिटा दूंगी, ठीक है, तो साइड लाइन के अंदर पेशेंट लेटा हुआ है। अब जब क्या होगा कि आपको पता ही होगा कि साइड लाइन के अंदर जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना वो नलीफाई हो जाता है, ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती इतनी। अब जब पेशेंट है वो क्या करेगा, अब जब वो अबडक्ट करेगा अपनी लेग को तो अब उसको ज़्यादा आसानी से वो मूव कर सकेगा, सिर्फ उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी कफ वेट, ठीक है, कफ वेट एज अ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होगी, और जो पेशेंट है वो इजीली मूव कर सकेगा, अपनी लेग को अबडक्ट कर सकेगा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई साइड लाइन पोजीशन, ठीक है, ये आपने अज्यूम कर ली कि ये थी साइड लाइन पोजीशन, ठीक है। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन है, अब आपने इसी डायग्राम को अज्यूम कर लेना कि पेशेंट क्या है, लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन के अंदर, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे पहना देती हूँ कफ वेट पेशेंट को, पेशेंट क्या कर रहा है, अपने हिप को फ्लेक्स कर रहा है। जब पेशेंट अपने हिप को फ्लेक्स करेगा तो ये तो कफ वेट रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रही है, साथ साथ में क्या होगी, ग्रेविटी भी एक्ट करने लग पड़ेगी। तो ये पेशेंट इतनी इजीली मूव नहीं कर सकता, इस पोजीशन के अंदर एक्सरसाइजेज नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि वो ज़्यादा जल्दी फटीग कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर ये जो दूसरी लेग है यहाँ पे मैं कफ वेट पहना दूँ और पेशेंट को कहूँ कि उसने फ्लेक्स नहीं करना बल्कि एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर हिप की उसने मूव करना है, अबडक्ट करना है, यानी कि इस लेग को उस साइड को मूव करना है और अबडक्ट करना है अपनी इस लेग को, तो वो इजीली मूव कर सकेगा, क्योंकि इसके इस पोजीशन के ऊपर
ग्रेविटी का जो इफ़ेक्ट होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटी का इफ़ेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए जो पेशेंट है ना वो इजीली इस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू जब हिप की फ्लेक्शन होगी और फिर वो मूव करेगा। ठीक है, तो ये आ जाता है अलाइनमेंट और ग्रेविटी का कंसेप्ट था, ये भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आ जाता है वो है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वाइवा में ना जो एक्सटर्नल आता है ना वो ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है कि बच्चे ने कहाँ से स्टेबलाइज किया है और कौन सा उसका स्टेबलाइजिंग हैंड होगा और किस जगह से स्टेबलाइज उसने किया हुआ है। तो वो इस चीज़ का आपको पता होगा तो आपके वो मार्क्स नहीं काटेगा। तो इस स्टेबलाइजेशन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो बेसिकली स्टेबलाइजेशन होती क्या है कि इसके अंदर हमने होल्ड करके रखना होता है बॉडी पार्ट को स्टेडी पोजीशन के अंदर। किसके अंदर, स्टेडी पोजीशन के अंदर। अब स्टेबलाइजेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जो ट्रीटमेंट टेबल है वो फर्म होना चाहिए, इसके अंदर फर्म ट्रीटमेंट टेबल होना चाहिए और जो फर्म ट्रीटमेंट टेबल होना चाहिए। और इसके अलावा हम स्टेबलाइजेशन के लिए अपने बॉडी वेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि बेसिकली स्टेबलाइज हमने करना किसको होता है, हमने तो आपको पता ही होगा कि जो मसल्स होते हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है मसल का वो जिस बोन के साथ अटैच होता है उस बोन को हमने स्टेबलाइज करना होता है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है एक्सरसाइज के ऊपर कि या आइदर हमने प्रॉक्सिमल को स्टेबलाइज करना है कि डिस्टल पार्ट ऑफ मसल को। प्रॉक्सिमल जैन के ज़्यादातर जो मोस्टली एक्सरसाइज के अंदर देखा जाता है वो प्रॉक्सिमली हम स्टेबलाइज करते हैं। अब प्रॉक्सिमली इसलिए स्टेबलाइज करते हैं कि जब हम मूव करवाएं, ठीक है, या फिर हम एक्सरसाइज करवाएं तो उस दौरान में सिर्फ मसल का ही एक्शन आए, ये ना हो कि मसल के साथ साथ बोन भी मूव करने लग पड़े, तो उसको हमने अवॉइड करना होता है, इसलिए हम उस बोन को स्टेबलाइज करेंगे। देन आ जाती है अब हम किस तरह से स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो दो टाइप्स होती हैं स्टेबलाइजेशन की। ठीक है, स्टेबलाइजेशन की टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, इंटरनल स्टेबलाइजेशन होती है और एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन। एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन जो होती है वो हम बेल्स के थ्रू जो हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, बेल्स के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रैप्स के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बॉडी वेट को हम यूज़ कर सकते हैं एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और उसके अलावा मैनुअली भी हम अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन। और इंटरनल अब स्टेबलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल स्टेबलाइजेशन बेसिकली इसके अंदर हमने क्या करवानी होती है, आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है एडजेसेंट मसल्स की। क्या करवानी होती है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ एडजेसेंट मसल्स। अब ये मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक हम टेस्ट करते हैं बायलेटरल स्ट्रेट लेग रेस। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ज्यूम करना है कि ये और ये दोनों लेग्स हमने रेस कर ली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपने ज्यूम कर लेना, ये एक, ठीक है, ये पेशेंट है, इसके अंदर हमने अप्लाई करना है बायलेटरल स्ट्रेट लेग रेस। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब पेशेंट अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लेता है तो इसमें क्या हो रही होती है, हिप की फ्लेक्शन हो रही होती है, इसमें हिप की फ्लेक्शन हो रही होती है और ये जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एब्डोमिनल मसल्स हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है, आइसोमेट्रिकली ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है इनकी।
अब आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स की इसलिए होती है क्योंकि ये होल्ड करके रखते हैं जो लंबर स्पाइन होती है और जो पेल्विस होती है, ठीक है। जहाँ पे ये हिप के मसल्स जो होती हैं उनकी प्रोक्सिमल पार्ट अटैच हुआ होता है इन बोन्स के साथ, ठीक है। अब तो सिर्फ हम स्ट्रेट लेग रेस के अंदर अपनी दोनों लेग्स को वो पेशेंट रेस कर रहा है, हिप के ऊपर क्या हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, लेकिन जो हिप के फ्लेक्सर मसल्स हैं वो किन बोन्स के साथ अटैच होते हैं, वो अटैच होते हैं पेल्विस के साथ और स्पाइन के साथ अटैच होते हैं। अब्डोमिनल मसल्स क्या करते हैं कि जो प्रॉक्सिमल मसल्स की अटैचमेंट जिन बोन्स के साथ हैं वही बोन्स ना मूव करने लग पड़े, यानी कि लंबर स्पाइन और जो एब्डोमिनल जो पेल्विस है, ठीक है, ये दोनों बोन्स होती हैं, ये ना मूव कर पाए तो इंटरनल स्टेबलाइज कर रही होती हैं एब्डोमिनल मसल्स, आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती हैं ताकि जब हिप फ्लेक्स हो रहा हो तो साथ में पेल्विस और हमारी जो स्पाइन है वो भी मूव ना करने पर लग पड़े। तो ये बेसिकली होता है बायलेटरल स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट और इसको हम कहते हैं इंटरनल स्टेबलाइजेशन। देन जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आ जाता है वो आ जाता है एक्सरसाइज इंटेंसिटी। एक्सरसाइज इंटेंसिटी अब हम किसे कहते हैं कि इंटेंसिटी ये बहुत मैटर कर रही होती है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस लोड है वो हमने कितना रखना है एक्सरसाइज के दौरान, या आप कह सकते हैं कि वेट कितना होना चाहिए, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं एक्सरसाइज इंटेंसिटी। एक्सरसाइज इंटेंसिटी जो होती है ना ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है, बेसिकली कर रही होती है ओवरलोड प्रिंसिपल को। ओवरलोड प्रिंसिपल यही था कि जब हमने मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, तो ये बेसिकली था ओवरलोड प्रिंसिपल और इंटेंसिटी बेसिकली इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होती है। अब जो पेशेंट के ऊपर हमने सब मैक्सिमल लोड अप्लाई करना है यानी थोड़ा या फिर मैक्सिमल लोड अप्लाई करना है, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये कॉज क्या है इंजरी की, मसल फंक्शन डेफिसिट क्या है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स उसका चेक करेंगे देन हम आइडिया कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है कि रिहैबिलिटेशन तो नहीं करनी पेशेंट की, रिहैब के अंदर हम इंटेंसिटी को कम रखते हैं, पेशेंट की एज से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसी तरह इंटेंसिटी को, ठीक है, इन चीज़ों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी हमने रेजिस्टेंस जो है ना वो अप्लाई करनी है, यानी कि रेजिस्टेंस लोड वगैरह कितना अप्लाई करना है, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने डिवाइड कर दिया इंटेंसिटी को लो इंटेंसिटी के अंदर और हाई इंटेंसिटी के अंदर, यानी कि हाई इंटेंसिटी के अंदर कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, लो इंटेंसिटी के अंदर, ये डिपेंड कर रही होती है पेशेंट के ऊपर और पेशेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर। लो इंटेंसिटी आ जाती है, अब लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हमने करवानी होती है सॉफ्ट टिश्यूज की हीलिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा लो इंटेंसिटी मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि कहाँ हम अप्लाई करते हैं, जब हमने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवानी हो, और हाई इंटेंसिटी बताया था कि किस में हम यूज़ करेंगे जब हमने पावर और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है। पावर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करवाते हैं। उसके अलावा लो इंटेंसिटी हम उन पेशेंट्स के अंदर करवाते हैं जो काफ़ी अरसे से इमोबलाइज हो किसी भी डिजीज़ के तहत, ठीक है, इमोबलाइजेशन हो उनके अंदर, प्रोलॉन्ग्ड इमोबलाइजेशन। तो इसमें से एक MCQs भी आता होता है कि जब पेशेंट जो है ना वो काफ़ी अरसे से यानी कि इमोबलाइज है, इसने कोई भी मूवमेंट नहीं की, पैरालिसिस के अंदर है, तो सबसे पहले जो उसकी चीज़ डैमेज होगी तो वो क्या होगी, तो बेसिकली वो होती है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज उसके अंदर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ये MCQs है। उसके अलावा दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर कि हमने इवेल्यूएट जब हमने करना हो, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना हो, तो तब हम इनको यूज़ करते हैं लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज को। उसके अलावा हमने जब पेशेंट को चेक करना हो, लर्निंग एक्सरसाइजेज करवानी हो, तो इनिशियली हम ये वाली
लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करते हैं, लर्निंग एक्सरसाइजेज। उसके अलावा चिल्ड्रन के अंदर हम लो इंटेंसिटी कराएंगे और ओल्डर पीपल्स के अंदर या फिर एल्डर जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज करवाएंगे। देन लास्ट आ जाती है आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग के अंदर। आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग के अंदर लो इंटेंसिटी हम एक्सरसाइजेज करवाएंगे। आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग के, ठीक है, इस वर्ड से आपने परेशान नहीं होना, ये मैं आगे चल के ये एक पूरा टॉपिक आएगा आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग का, ये वाइवा में भी पूछते होते हैं आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग क्या होती है, तो ये मैं आपको वहाँ पे अच्छी तरह से समझाऊंगी। देन आ जाती है कि हाई इंटेंसिटी अब हम किस किस के अंदर करवाएंगे। हाई इंटेंसिटी एक तो पावर और स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग के अंदर हम करवाते हैं, दूसरी जो चीज़ आ जाती है हेल्थी एडल्ट्स के अंदर हम करवाते हैं ये, ठीक है, हेल्थी एडल्ट्स के अंदर, ताकि वो बियर कर सकें हाई इंटेंसिटी को। देन आ जाती है जब हमने कंडीशनिंग प्रोग्राम्स करवाने हो, कंडीशनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, और नेक्स्ट और जो लीस्ट आ जाती है हमने वेट लिफ्टिंग के अंदर करवानी होती है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, या फिर बॉडी बिल्डर जो होते हैं क्या वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं। देन जो नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक वो आ जाता है इनिशियल एक्सरसाइज लोड के बारे में ना आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इसका थोड़ा सा इन्होंने जिक्र किया हुआ है। इनिशियल एक्सरसाइज लोड, इनिशियल एक्सरसाइज लोड, ठीक है, ये जो टॉपिक आ रहा है ना ये बेसिकली इंटेंसिटी वाले डिटर्मिनेंट में ही आ रहा है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इनिशियल एक्सरसाइज लोड, इनिशियल एक्सरसाइज यानी कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले ये कैसे हमें अंदाज़ा हो सकता है या पता चल सकता है कि जो हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में कितना लोड पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है और वो कितना बियर कर सकेगा, ठीक है। तो ये पेशेंट का रिस्पॉन्स हम चेक कर रहे होते हैं, फिर उसके दौरान हमने डिसाइड करना होता है कि इनिशियल एक्सरसाइज लोड हमने कितना रखना है। तो ये तो एक तो हम पेशेंट के रिस्पॉन्स से चेक कर लेते हैं, वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि इनिशियल एक्सरसाइज लोड कितना रखना है। दूसरा हमने डी लोम ने बताया था, ठीक है, इसने हमें बताया था कि कितना यानी कि इनिशियल एक्सरसाइज लोड होना चाहिए। इसने एक कंसेप्ट दिया था रेपिटिशन मैक्सिमम, ठीक है। रेपिटिशन मैक्सिमम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तब भी हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना इनिशियल एक्सरसाइज लोड रखना है। तो बेसिकली डी लोम ने कंसेप्ट दिया था रेपिटिशन मैक्सिमम का, और इसने बताया था कि जो पेशेंट है उसको हमने इनिशियल कितना लोड अप्लाई करना होता है। तो इसने रेपिटिशन मैक्सिमम के बारे में बताया था। रेपिटिशन मैक्सिमम जो है ना ये भी वाइवा में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ कि बेसिकली होती क्या है। जो रेपिटिशन मैक्सिमम होती है ना ये आपने चेक करनी होती है हर पेशेंट की। ये बेसिकली होती क्या है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लोड, ठीक है, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लोड जो कि पेशेंट मूव कर सके, कंट्रोल्ड कर सके थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर फटीग, यानी कि फटीग से पहले पहले जो पेशेंट है जितना भी मैक्सिमम लोड वो बियर कर सकता है और मूव कर सकता है थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन तक, उसको हम कहते हैं रेपिटिशन मैक्सिमम। रेपिटिशन मैक्सिमम से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसके अंदर फटीग पहले आ रही है या फिर बाद में आ रही है, और उसके अंदर कितनी ज़्यादा फटीग है। उससे फिर हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमने इस पेशेंट को कितनी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करनी है इसकी लोड, या फिर हमने एट अ टाइम ही उसको मैक्सिमम लोड अप्लाई कर देना है। तो ये बेसिकली हमें पता चल रहा होता है रेपिटिशन मैक्सिमम से, ठीक है। अभी काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, और जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर करूँगी डिस्कस आपके साथ। अब तक कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।